ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे। यहीं बैठ के गुरु जी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरु जी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरु जी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहर है। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खास खबरों का। कोरोना संक्रमण के बढ़ते क्रम के बीच बिहार और उत्तर प्रदेश में कई संदिग्ध शव गंगा नदी में पाए गए। जानकारी के अनुसार बीते दिनों में कम से कम 96 खराब और फूल चुके शव गंगा में पाए गए। माना जा रहा है कि अधिकतर लोगों के शव कोविड संक्रमितों के हैं। बिहार के बक्सर जिले में जहां 73 शव निकाले गए हैं, वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कम से कम 25 शव पाए जाने की सूचना है। बिहार सरकार ने मंगलवार को कहा कि बक्सर जिले में गंगा से अब तक कुल 71 शव निकाले गए हैं, जिनके कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के शव होने की आशंका जताते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि संभवतः अंतिम संस्कार नहीं करके उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया होगा। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने मंगलवार को अपने ट्वीट में बक्सर जिले में चैसा गांव के पास इन शवों के गंगा नदी में मिलने की चर्चा करते हुए कहा कि 4 से 5 दिन पुराने क्षत विक्षत ये शव पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से बहकर बिहार आए हैं। बिहार के बक्सर और यूपी के बलिया व गाजीपुर में 24 घंटे में 206 शव गंगा से निकाले गए। सभी शवों को अधिकारियों की मौजूदगी में गंगा किनारे ही गड्ढा कर दफनाया गया। इनमें सबसे अधिक शव गाजीपुर में निकाले गए। यहां गंगा से 73 शव निकाले गए हैं। बक्सर में 71 और बलिया में 62 शवों को निकाल कर दफनाया गया है। एक साथ इतनी लाशें देखकर लोगों में कोरोना का खौफ और दहशत की स्थिति है। ग्रामीणों का कहना है कि दर्जनों लाशें तो आगे के जिलों में बह भी गई हैं। इस कारण से नहीं कि कोरोना के कारण सारी मौतें हो रही हैं, लेकिन जो भी आसपास के लोग हैं वो इधर आ जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे जो लाशें इधर गंगा जी में दिख रही हैं, 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी जो किनारे के ब्लॉक्स हैं, गांव हैं, पंचायतें हैं और वहाँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको सूचित करके उन घाटों से लाशें इधर की तरफ ना आए, कोशिश की जा रही है, जिससे न तो इधर की तरफ लाशें लगें और न इधर कहीं बदबू हो या फिर कोई बीमारी फैलने की कोई बात हो। सर, उत्तर प्रदेश के इलाके में इसके संबंध में जो यहाँ के मीडिया के द्वारा भी और जो अन्य मीडिया के द्वारा भी जो खबर चलाया गया है, उसके संबंध में हम लोगों को बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जब आप न्यूज़ लिख रहे हैं तो कम से कम उसमें प्रशासन का पक्ष या एक वास्तविकता उसको भी लोग लिख के एक खबर चलानी चाहिए। जो एक तथ्य ये चलाया जा रहा है कि बक्सर में लकड़ी नहीं मिलने के कारण या जो है गरीब परिवार का के लोगों को जो है वो पैसा नहीं होने के कारण लाश को फेंक दिया जा रहा है, एकदम तुरंत ये गलत ये चीज़ है। इसका हम लोग जो है चौसा के माधवा घाट है, वहाँ पर भी हम लोगों का रजिस्ट्रेट है और वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होता है कितने लोग आए हैं।
और बक्सर के मुख्य धाम को भी हम लोग जो है उसका रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट होता है। और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें वो कहा जा रहा है कि पैसा नहीं होने के कारण जो है लास्ट को कर दिया जा रहा है। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो इसको हम क्लियर करना चाह रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट ये है कि जो न्यूज़ में ये किया जा रहा है कि वो बक्सर में जो बॉडी प्राप्त हुई है बक्सर में ही उसको फेंका गया है, वो एकदम सरासर गलत न्यूज़ है। ये जो है हम लोगों ने जो कल ही से हम लोगों की टीम लगी हुई है और आज SDO साहब जो है वो आप स्ट्रीम जाके जो है वो अदर साइड भी यूपी के तरफ भी गए हैं। और जो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो बॉडी जो है वो क्लोज होकर आ रहा है और जो है वो इकट्ठा जो है हम लोगों के यहाँ हो रहा है। वहाँ पे कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। लोगों को सर्दी जुकाम होता है, सांसें फूलती हैं और उनकी मौत हो जा रही है। और उसको देखा आपने हालत क्या है, जलाने की भी जगह नहीं मिलती है तो उसको नदी में बहा दे रहे हैं। तो ये हालत है हमारे देश की। इसके बारे में सरकार क्यों नहीं बात करना चाहती है? ये देश के लिए चिंता की बात है। सर, अभी अपने शवों को नदी में बहने क्या और किसी भी तरीके का इस तरीके की घटना सामने देखिए, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये सब बातें करती रहती है, बयानबाजी करती रहती है। इनकी जिम्मेदारी से क्यों भागती है? भाई आप पता लगाइए ना कहाँ से लाशें आ रही है, कहाँ गांव-गांव में कोरोना से या किस वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, ये सरकार बताए ना। सरकार इसके ऊपर राज्य पे डाल के राज्य इधर उधर की बातें करके बात खत्म हो जाती है। इससे काम नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आखिर ये लाशें। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से राहुल आनंद जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल आनंद जी, स्वागत करती हूं आपका एनबी न्यूज पर। सर, सीधा सा सवाल है कि क्या अब इतने बुरे हालात हो गए हैं कि लोगों को शव जलाने की जगह नहीं मिल रही, इसलिए उन्हें गंगा नदी में ऐसे ही प्रवाहित कर दिया जा रहा है? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि जो ये घटनाएं जो घटी हैं वो प्रकृति के भी प्रतिकूल है और हिंदू समाज के भी प्रतिकूल है। पहले भी इस प्रकार की घटनाएं होती थी जब लोग कहते थे कि जल समाधि की बात करते थे, जब घड़ा या फिर पत्थर बांध कर गले में और कमर में लोग पानी में डुबो देते थे, जबकि वो ये प्रकृति के प्रतिकूल ये व्यवहार हुआ करते थे। लेकिन अभी जहां तक हमारा मानना है, हम लोगों का मानना है ये कि ये जो हो रही है ये इंसानी ना समझ के वजह से हो रही है, जिसकी वजह से ये घटना घटी है और ये बड़े पैमाने पे घटी है। इसके लिए थोड़ी जागरूकता की भी आवश्यकता है। और एक अहम बात यह है कि सरकार ने भी सारी व्यवस्था कर रखी है कि मरने से लेकर इलाज तक की व्यवस्था की जा चुकी है सरकार के माध्यम से। तो इसमें जागरूकता दिखाकर इसमें आगे आने की आवश्यकता है। बहुत जगह पे ऐसे भी केसेस आए हैं जहां लोग डर के वजह से लाशों को प्रवाह कर दे रहे हैं, क्योंकि कोई कंधा देने को नसीब नहीं हो रहा है, कोई रिश्तेदार भी जाना नहीं चाह रहे हैं। तो मेरा उन सभी से यही आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि इन सब चीजों को दरकिनार कर जो सच्चाई है सरकार को भी वाकिफ कराया जाए। और सरकार ने समुचित व्यवस्थाएं कर रखी हैं, इससे घबराना नहीं है, संयम बरतना है और समय के साथ परिस्थिति में ढलना है, तब जाकर हम इन सब चीजों को मात दे सकते हैं। जो बिहार में भी जो लाशें तैरकर जो बिहार में भी आई है सर, अभी मैं एक चीज आपको यहाँ पर टोक रही हूँ। गाजीपुर के अगर प्रशासन से बात करो तो उनका ये कहना है कि बिहार से बहकर आई हैं। बक्सर के डीएम से या फिर वहां के एसडीओ से बात करो तो वो कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश से बहकर आई हैं। तो अभी तो यही लड़ाई चल रही है कि ये लाशें बहकर कहां से आई हैं। आप ही थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर कि बिहार से बहकर आई हैं कि उत्तर प्रदेश से बहकर आई हैं। देखिए, प्रथम दृष्टया में ये जो नजर आ रहा है और पेपर के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसमें यही स्पष्ट हो रहा है कि जो लाशें हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत ही स्पष्ट है, ये मानव जाति और मानव सभ्यता को ये शर्मसार करने वाला भी वाक्य है। इससे हम सबको बचना चाहिए और खास करके जो लोग इंसानी ना समझ की वजह से इस कृत्य को कर रहे हैं उनको भी सलाह है कि वो सरकार के सामने अपनी बातों को रखें। और समाज में एक तरफ की जो विडंबना आ गई है, जो छुआछूत की जो बातें आ गई हैं, कोई मरता है तो रिश्तेदार तक नहीं जा पाते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए, जो एक भय का माहौल है, तो उस भय के माहौल से बाहर निकलना लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो वजह है जिसकी वजह से ये सारी गतिविधियां घट रही हैं। ठीक है राहुल आनंद जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, आपका पूरा जवाब लूंगी, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शव मिलने के मामले पर हम बात कर रहे हैं। राहुल आनंद जी भारतीय जनता पार्टी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अब ये मसला इतना बड़ा हो गया है कि हर तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राहुल गांधी तो एक के बाद एक कई ट्वीट भी कर चुके हैं। इसके अलावा अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता भी लगातार इस मसले को उठा रहे हैं और दोषी केंद्र सरकार को ही ठहराया जा रहा है। राहुल जी, देखिए, ये जो कांग्रेस है और जो विपक्ष के लोग हैं, वो उनके लिए ये एक महामारी का जो समय है, उनके लिए एक नया टूलकिट का अवसर लेकर आया है। वो सरकार के साथ खड़े होके कदम से कदम मिला के चलने में भरोसा नहीं रखते हैं। इनके कथनी और करनी में बड़ा ही अंतर देखा गया है, हर वक्त देखा गया है। लेकिन अभी का जो समय है वो मानवता को लेकर है। जो घटनाएं घटी हैं उसको बिहार सरकार ने भी इसको प्रथम दृष्टया से लेकर इसको लाशों को दफनाने का काम किया गया है और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम की भी व्यवस्था जो है वो घाटों पे ही की गई थी। गंगा किनारे पोस्टमार्टम कर उनकी मरने की वजह को निकाली गई है, जिसमें से जो भी शव बहकर आए हैं उसमें से एकाध को अगर छोड़ दी जाए तो उसके बाद लगभग शव जो है वो कोरोना वायरस की वजह से ही आए हैं। लेकिन ये एक अहम बात है कि सरकार ने भी अपनी तत्परता दिखाते हुए उनका अंतिम संस्कार किया है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटनी चाहिए। खास करके मैं उन रिश्तेदारों के लिए भी कह रहा हूं जिनके साथ ये कृत्य घटा है, उनको भी अपना संयम बरतना चाहिए और घबराना नहीं है। अभी का जो समय है वो संकट का दौर जरूर है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए इससे हल करने की आवश्यकता है। और अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश की भी या बिहार सरकार की ही बात कर ले, क्योंकि ये दोनों सीमा एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो यहाँ आरोप प्रत्यारोप की बातें न हो। सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं। अगर जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है इस वायरस की वजह से, तो खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने तत्परता दिखाते हुए अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रखी है। सरकार ने जगह को भी चिन्हित किया है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। संयम और परिस्थिति के मद्देनजर कार्य करने की आवश्यकता है, इसमें सहयोग करने की जरूरत है सबको। बट राहुल आनंद जी, एक बात बताइए, ये कोरोना काल और क्या क्या दिखाएगा सर? अभी तक जो सब देखा है वो कम था क्या? सबसे बड़े उत्पादक हम ऑक्सीजन के माने जाते हैं, उसी की कमी से हमारे यहाँ लोग मरते हुए नजर आए। हॉस्पिटल के बाहर तड़प तड़प कर हमने लोगों को मरते हुए देखा। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन, चिकित्सकों की भी अमानवीयता कम नहीं आई सामने, उनकी भी हालत हमने देख ली। शमशान घाटों पर एक चिता पर 5-5 लाशों को जलते हुए हमने देख लिया। एम्बुलेंस कर्मी थोड़ी थोड़ी दूरी के 10,000 12,000 वसूल रहे हैं, वो हमने देख लिया। अब ये नई चीज हम देख रहे हैं कि शव बह रहे हैं गंगा नदी में क्योंकि लोगों को डर लग रहा है, या फिर यूं कहें कि वो शमशान घाट तक लेकर ही नहीं जा पा रहे, वहां तक जाने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है, तो गरीब आदमी गंगा नदी में ही अपने रिश्तेदारों को बहा दे रहा है। और क्या क्या देखना बाकी है। और ये जो इतनी अव्यवस्थाएं हमने देखी है उसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा, या तो हम खुद लें कि इन व्यवस्थाओं के या इन अव्यवस्थाओं के जिम्मेदार हम खुद हैं, या फिर जो स्थानीय प्रशासन है, जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो इसके जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार कौन है? देखिए, अभी का जो समय है, आपकी जो सवाल आपने की है, ये एक आपके प्रश्न ने समाज को वास्तविकता दिखाने का काम किया है, जो एक सच्चाई है। मैं इसको अच्छा प्रश्न मानता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज के लिए भी विश्वास देना मैं चाहूंगा, और बड़ा ही एक दुख होता है तब दुख होता है जब आपने एक सवाल किया जिसमें आपने एम्बुलेंस की बातें की, जिसमें आपने दवा की भी बातें की कि जो बीच के लोग हैं। तो मैंने आपको एक चीज कहा था कि आपदा उन लोगों के लिए अवसर लेकर आ गया है जो कमाई का जरिया खोज रहे हैं,
जो सरकार अपने बैकफुट पे सारे चीजों से लड़ रही है और यहाँ पे नागरिकों का भी सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ जो लोग हैं, जो काला बाजारी में संलिप्त रहने वाले लोग हैं, वो लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और जो पकड़े जा रहे हैं उसके ऊपर कठोर से कठोर दंड भी उनको दिया जा रहा है और सरकार इस पे एक्शन भी ले रही है। लेकिन एक दुख का बात यह है कि जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं वो हमारे और आपके बीच के ही लोग हैं, जो आपके साथ हैं, इस आपदा में भी अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। ये एक गलत बात है। जहां भी सूचनाएं मिल रही हैं, राहुल जी आपका पूरा जवाब लूंगी सर, बस एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल आनंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, मेरा एक सवाल और है सर, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए, उसके परिणाम सबके सामने हैं, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण जो कुछ भी हमने देखा, अव्यवस्थाएं देखी या फिर जो भी देखा, उसी के कारण ये परिणाम आप लोगों को मिला है? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में चुनाव हुए हैं। उस कोरोना को लेकर चुनाव में जनता की जो तत्परता रही है वो निश्चय ही समाज को आईना दिखाने का रहा है कि उन्होंने सरकार को चुनने में भरोसा रखा है। लेकिन इस दरमियान अगर जहां बीमारियां भी बढ़ी हैं तो उसके लिए भी सरकार ने हर जगह व्यवस्थाएं कर रखी थी। अगर आप बात उत्तर प्रदेश की कर लेंगी तो उत्तर प्रदेश में भी जो चुनाव को लेकर जो रिजल्ट आए थे उससे जनता भी संतुष्ट है, क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और खास करके इस महामारी के भी समय में। और दूसरी बात एक ये है कि सरकार ने, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी कि संक्रमण की दरें धीरे धीरे कर कम हो गई हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संक्रमण पर ब्रेक लगाया गया है। जो रफ्तार पहले से आती थी वो रफ्तार अभी भी है। चलो ये तो मैंने उस राज्यों के बारे में बताया जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हम बात कर लेते हैं गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले राज्यों की। तो वहां पे भी यूपी के तहत का मॉडल अपनाया गया है और वहां पे भी संक्रमण की दरों को रोका गया है और वैक्सीनेशन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को फोन कर उनको बधाई भी दी थी और उनके कार्य की सराहना भी की थी। ये भी एक बहुत ही अहम बात है और प्रधानमंत्री जी के भी माध्यम से हर राज्यों को सहयोग भी दिया जा रहा है। देखो, एक सबसे अहम बात यह है कि ये बीमारी नहीं है, ये महामारी है। महामारी के लिए किसी भी सरकार के द्वारा कितनी भी निष्ठापूर्वक व्यवस्था कर दी जाए वो कम ही पड़ जाती है। ये एक घोर सच्चाई है जिसे ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे निपटना कैसे है इस पे ध्यान रखना है। इस पे हमें संयम से, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इसमें संयम और परिस्थिति का ध्यान रखते हुए लोग इसको रिकवर भी कर रहे हैं। आपने इंडिया का अगर रिकवरी रेट देखा होगा तो आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। पहले से अब में आपको सुकून ये जरूर मिलेगा कि अब केसेस भी थोड़े कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट भी ज्यादा बढ़ रहा है। ये एक अच्छी बात है हमारे लिए।
तो ये एक प्रशंसता का भी माहौल देता है और लोगों में भी जो घबराहट पहले के दौर में थी वो घबराहट लोगों की कम हो गई है। वो घर पे भी आइसोलेट हो रहे हैं और दवा के माध्यम से, क्योंकि पेपर में भी ऐड दिया गया है सरकार के माध्यम से, उसमें जो दवाओं का जिक्र किया गया है वो दवा भरपूर मात्रा में उपलब्ध भी है मार्केट में, लोग लेकर अपना इलाज स्वयं भी कर रहे हैं। तो हॉस्पिटलों में जो मारामारी जो चल रही थी वो भी धीरे धीरे कम हुआ है और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 10 से 15 दिन में भारत उस स्थिति पे कंट्रोल करने में सक्षम होगा और इसमें सारे राज्यों का भरपूर सहयोग। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। सर, इस समय एक और मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी जी, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। मथुरा जी, स्वागत करती हूँ आपका एएनबी न्यूज पर। सर, प्रतिक्रिया चाहूंगी। अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से, जहाँ गंगा किनारे लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है 24 घंटे में ऐसी 206 लाशें बरामद की गई हैं। आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिस तरीके से गंगा के किनारे जो डेड बॉडीज मिल रही हैं, मानव शरीर मिल रहे हैं, वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण बात है और उम्मीद करते हैं कि सरकार उस तरफ ध्यान देगी कि बिहार की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच उसमें भी कन्फ्रंटेशन हो रहा है कि किसकी डेड बॉडी है, किसने बहाई है, कहाँ से आई है, ये सब दिक्कतें हुई हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि देखिए जल्दी उसमें कोई न कोई समाधान निकलेगा। हालांकि बिहार सरकार कहती है कि हमने डेड बॉडीज का क्रिमेशन कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिसको पता लगाना जरूरी है कि ये डेड बॉडी है किसकी, कहाँ से आई हैं और कौन इस तरीके का षड्यंत्र कर रहा है। क्योंकि डेड बॉडीज को बहाना और वो भी गंगा नदी में, जिसको हम अपनी माँ के समान मानते हैं, गंगा पतित पावनी है और गंगा के ऊपर हजारों करोड़ों और लोगों की आस्था है। जोशी जी और राहुल आनंद जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल रहेगा, एक एक करके मैं जवाब लूंगी। क्या ये संभव है, क्योंकि अभी कोविड पेशेंट की डेड बॉडी उनके परिजनों को नहीं दी जाती, तो क्या ये भी संभव है कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा इस तरह के कृत्य किए जा रहे हो कि उन्हें जलाने की जगह बस गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जा रहा हो? जोशी जी। निश्चित रूप से ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उस प्रदेश की सरकारों ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत गलत काम है। इस तरीके का अगर कोई प्रशासनिक हमला कर रहा है, अस्पताल कर रहे हैं या जो लोग भी कोरोना संक्रमित मृत शरीरों को इस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी जांच होनी और इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। इस पर रोकथाम करने की भी आवश्यकता है। और चाहे उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो भी डेड बॉडी बह के गई हैं, अब गंगा जी तो उत्तराखंड से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं, और जैसे ही उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा में प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से वो डेड बॉडी उत्तर प्रदेश की होंगी, ऐसा मानना है। और बक्सर के अगल बगल है तो बक्सर जिले की हो सकती है, लेकिन कोई ग्रामीण क्षेत्र का आदमी तो ऐसा काम करेगा नहीं, क्योंकि 100 कुछ, क्योंकि लाशों का नंबर ही बहुत ज्यादा है और वो जिसने भी बहाई होंगी उसकी जांच होनी जरूरी है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी सरकार को करनी चाहिए, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो। और ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से और क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे होने चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल आनंद जी, आवाज मिल रही है आपको? राहुल जी, आवाज मिल रही है जी। मेरा सवाल आपसे भी वही रहेगा कि क्या अस्पताल प्रशासन के द्वारा भी इस तरह के कृत्य किए जा सकते हैं? इस तरह की संभावनाएं आपको दिख रही हैं? जी, मैं इस मामले में माननीय मथुरा जोशी जी का भी समर्थन करूंगा, क्योंकि ऐसा हो पाना संभव है, क्योंकि हॉस्पिटल प्रशासन भी जो अत्यधिक जहां कहीं दबाव होगा उसकी वजह से इस प्रकार का कृत्य कर सकते हैं। ये कहीं नई बात नहीं है, लेकिन जो भी इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं तो इनको भी एक्सपोज करने की आवश्यकता है और सरकार ने भी इसके ऊपर एजेंसियां लगा रखी है। मैं आपको अभी एक हालिया बात बता देना चाहूंगा कि अभी कल रात का रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर के पेपर में प्रकाशित भी हुआ है, जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि कल बक्सर जिले के आगे यानी यूपी के पास से एक लाश को बहाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको जो पेट्रोलिंग गंगा के अंदर जो पेट्रोलिंग कराई जा रही है सरकार के माध्यम से, उसमें वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तार होकर वहां से लाश को बरामद भी की जा चुकी है। तो सरकार भी इस मुद्दे को
खास करके जो अमानवीय कृत्य है, जो मानवता को शर्मसार करने वाला दृश्य है, इसके ऊपर भी सरकार ने कमर कस रखा है और उन लोगों को पकड़ने का भी कार्य कर रही है। बिल्कुल, वो तो हम तस्वीरें देख रहे हैं। कई ऐसे वीडियो इस समय राहुल जी वायरल हो रहे हैं जो सबके पास पहुंचते हैं कि किस तरीके से एम्बुलेंस कर्मी एक शव को निकालते हैं और उसके बाद किसी नाले में या नदी में फेंक देते हैं। तो ये तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही हैं। एक चीज और है, ये बात कही जा रही है, यूपी के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ राहुल आनंद जी, की आंकड़े छुपा रही है सरकार, ऐसा कहा जा रहा है, चाहे वो मौत का आंकड़ा हो। और एमपी के लिए भी यही बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश से भी मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं ताकि सरकार की बदनामी ना हो, किरकिरी ना हो। देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, और इसलिए क्योंकि सरकार ने सारे आंकड़ों को और सारे टेस्टिंग को उन्होंने जग हाजिर कर रखा है। आप उसको वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और खास करके जो कोविन का जो वेबसाइट बना है उस पे सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। और यही नहीं, अगर आप राज्यवार भी अगर जाएंगी तो राज्यवार भी आपको सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। हाँ, मैं ये जरूर मान सकता हूं कि अगर कोई मौतें अगर गांव में घटी है तो वो आंकड़े जरूर छूटते हैं सरकार से, लेकिन सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कोविड पे अंकुश लगाने में सफलता हासिल की है, ये भी एक सच्चाई है और इसको नेशनल मीडिया भी दिखा रहा है, आप भी अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, ये भी एक सच्चाई है, इसको भी दिखाया जा रहा है। और कितने लोगों की मौतें हुई हैं, ये भी बताई जा रही है। लेकिन जो छूट रही है आंकड़े, वो गांव देहात के आंकड़े हो सकते हैं जो छूट रहे हैं, ये बात मैं मान सकता हूं। और अगर कोई परिस्थिति आती है सरकार के सामने तो हर सरकार सक्षम है उस परिस्थिति को निपटने के लिए। जोशी जी, आपका भी रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो? ऐसा कहा जा रहा है कि शमशान घाट के बाहर की तस्वीर सरकारी आंकड़ों से बिल्कुल उलट है, बताइए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें ऐसा दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का अगर हम मामला देखें, जनसंख्या हिसाब से देखिए उत्तराखंड में 6 से 7 हजार मरीज पर डे आ रहे हैं, जबकि 1 करोड़ 30 लाख की लगभग उत्तराखंड की जनसंख्या है। उसी अनुपात में हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 से 25 करोड़ के लगभग है, 23.5 करोड़ 24 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। वहां पर जो केसेस दिखाई जा रहे हैं वो 25,000 से ऊपर के केसेस पर डे नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो या तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना को संक्रमित होने से रोक रही है, उसमें सफलता हासिल कर रही है, या फिर इतने कम मरीज आ रहे हैं। तो आप इसी से अनुपात से लगा सकते हैं, अन्य राज्यों के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई न कोई बात तो है इसमें दिखता है। कि अब सवाल ये खड़ा होता है ना कि वो लाशें जो बह के आई हैं वो कहाँ से आ सकती है? वो उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरी जगह से तो आ नहीं सकती है। और उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश के कर्मचारी या उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ झाला उसमें है, कहीं न कहीं झोल है, कोई न कोई उसके लिए दोषी है। क्योंकि बिहार से उल्टी लाशें बह के तो उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं आएंगी या बिहार में नहीं आएंगी। और गाजीपुर के डीएम का हम बयान सुन रहे थे सर, वो तो यही कह रहे हैं कि ये बिहार से बहकर आई हैं। हालांकि राहुल आनंद जी ने ये बात कही कि नहीं, उत्तर प्रदेश से बहकर बिहार जा रही हैं। नहीं, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उल्टी गंगा तो कभी नहीं बही ना। बिल्कुल, किस्सा भी है ना, उल्टी गंगा कहाँ बही है? अगर बिहार की, अगर आप नेपाल की तरफ से जो नेपाल की नदियां आ रही हैं वो उनके गंगा में जब उनका विलय हो रहा है या उनका संगम हो रहा है, उससे पहले अगर वो लाशें आ रही हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की लाशें हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से संदिग्धता के घेरे में है। और उत्तर प्रदेश की सरकार को इसमें कुछ न कुछ बयान देना चाहिए, इसमें जांच करनी चाहिए, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। WHO का कल ट्वीट हम दिखा रहे थे जिसमें उन्होंने, सर आवाज मिल रही है आपको? जी। कल WHO का ट्वीट हमने दिखाया सर। WHO ने तारीफ की है उत्तर प्रदेश सरकार की, उन्होंने जितने भी कदम उठाए हैं यूपी सरकार ने उसको सराहा है। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि घर घर जाके कोविड की टेस्टिंग करवाई जा रही है यूपी सरकार की तरफ से, ये बहुत अच्छा काम है। नहीं, जिस हिसाब से अगर WHO ने जो कल टिप्पणी दी है, कल जो ट्वीट किया है, जिस तरीके से तारीफ की है, तमाम चैनलों ने उसमें तारीफ की है, उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है।
अगर उत्तर प्रदेश सरकार घर घर जाकर टेस्टिंग कर रही है, सैंपलिंग कर रही है, तो निश्चित रूप से वो बधाई की पात्र है और उसकी सराहना होनी चाहिए। अगर इतना है तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मृत्यु दर बढ़ रही है या आंकड़ों का जाल जो बनाया जा रहा है, उससे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ तो कुछ है, क्योंकि जो डेड सर बॉडी ये संदिग्ध है, संदेह के घेरे में है, ये बात मैं आपकी पूरी सुनूंगी सर। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगा में लगातार शवों के मिलने का सिलसिला जारी है, इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि आंकड़ों का माया जाल बिछाया जा रहा है, आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे। अगर वाकई में ऐसा है तो क्या आपको लगता है ये बात निकलकर सामने आ पाएगी कि आंकड़ों में हेरफेर किया जा रहा है, या फिर सरकारी तंत्र इतना मजबूत है कि कभी हम असलियत पता नहीं लगा पाएंगे? जोशी जी। नहीं, देखिए कभी न कभी इसकी असलियत तो पता लगेगी। जिस तरीके से गंगा जी में शव बह के आए हैं, ये भी तो एक कारण हो सकता है, क्योंकि आपने उनको डिस्पोज ऑफ किया है, बहाने का काम किया है, उसको सही तरीके से क्रिमेशन नहीं किया और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, तो वो सामने आ रहा है। इसी तरीके से जो भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं कल कहीं न कहीं से उसके सामने जरूर आएंगे, पब्लिक के सामने आएंगे और जनता जरूर देखेगी। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं, उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश का जनसंख्या का अनुपात भी दे दिया। अगर 25,000 केसेस पर डे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, हम समझेंगे। लेकिन जिस तरीके के ये कांड हो रहे हैं, काम हो रहा है, उससे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है। जो सूचनाएं आ रही है, क्योंकि बहुत से मित्र हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश हमारा पेरेंटल स्टेट रहा है, बड़ा भाई रहा है, हमारा मूल प्रदेश पहले रहा है, तो वहां भी हमारे सगे संबंधी कुछ लोग निवास करते हैं, तो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो मेडिकल अगर कॉलेजेस में भी देखते हैं या अस्पतालों में देखते हैं, तो वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ मीडिया दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर हम तो कहते हैं भगवान करे कि कम कोरोना वहां पर हो, संक्रमित लोग कम हो, उस पर रोकथाम लगे, हमारे भी भगवान से प्रार्थना है। और लेकिन अगर जिस तरीके का ये कृत्य हो रहा है, जिसने भी गंगा जी को अपवित्र करने का काम किया है, इतना घिनौना काम जिसने भी किया है, निश्चित रूप से उसकी जांच होनी, उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, बताइए राहुल आनंद जी। आज एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी दी है और उन्होंने आदेश दिया है कि अगले 48 घंटे के अंदर हर जिले के लिए एक महामारी शिकायत कमेटी बनाई जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी लगातार इस मसले को लेकर सख्त ही दिखाई दे रहा है। राहुल जी, देखिए कोर्ट का सरकार के साथ हस्तक्षेप करना भी एक सराहनीय कार्य है। मैं इसको गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि समय समय पे अगर कहीं असंतोष कभी होता है तो माननीय न्यायालय को
माननीय न्यायालय को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जो अफवाहें उठती हैं उसको माननीय न्यायालय के माध्यम से भी रोकी जाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले लोग बहुत तेजी से विकास करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को लाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इलाहाबाद कोर्ट ने जो वहां की राज्य सरकार को जो आदेश दिए हैं तो उससे वो आदेश सराहनीय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने घर घर जाकर एंटीजन टेस्ट कराने का जो निर्णय लिया है ये सराहनीय निर्णय है और एक स्वागत योग्य निर्णय है। उसी के मद्देनजर ये जो शिकायत करने वाली जो चीज है कि कहीं कोई त्रुटि होती है तो उस चीज की भी जानकारी सरकार के पास जानी चाहिए। तो ये एक अच्छा व्यवहार है जो वहां की सरकार को वहां की अदालत वहां की उनको दे रही है, तो ये भी एक अच्छा चीज है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर मैं बातों को सुन रहा था, अगर बातें कर ले हम लोग लाशों को लेकर अगर बातें कर ले तो मैं आपसे एक बार आपके चैनल के माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि जो मानवीय जो भूल है उसकी वजह से और इंसानियत ना समझ की वजह से जो ये घटना घट रही है इसको तत्काल रोकने की आवश्यकता है। और एक बात तो ये तय है कि कष्ट के समय में जब राज्य पे जब संकट आता है तो उस समय बुद्धि और विवेक से इस चीज को पार करने की आवश्यकता होती है। और अभी से भी मैं गुहार लगाता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग हैं जो इस पर जो चैनल देख रहे हैं वो अपने आसपास अगर इस प्रकार का कृत्य घट रहा है तो उसको रोके और सरकार संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और सरकार को आप इन्फॉर्म करिए, सरकार आपको सारा व्यवस्था करेगी। इसके लिए योगी सरकार बैकफुट पे खड़ी है और इसकी सराहना भी हो रही है WHO की तरफ से, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है मथुरा दत्त जोशी जी, वैक्सीनेशन को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। सर, अभी जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अभी नागपुर से खबर आ रही थी कि सिर्फ 3 सेंटर्स पर इस समय वैक्सीन लग रही है क्योंकि वैक्सीन की बहुत ही ज्यादा कमी है। तो कमोबेश सभी जिलों के कुछ इसी तरीके से हाल है। हालांकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि पूरी वैक्सीन है, सभी को प्रॉपर पहुंचाई जा रही है, बस आवंटन ठीक से नहीं हो रहा है या फिर राज्य सरकारें खुद ही कोई राजनीति कर रही हैं, बताइए। नहीं, कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत तो है, या तो आवंटन सही नहीं हो रहा है या सरकारों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो एक ही प्रदेश में जो सारे प्रदेशों में यही स्थिति है, अमूमन कमोबेश यही स्थिति है। बिहार के हमारे साथी बैठे हैं, उनको ज्यादा मालूम होगा कि बिहार और अन्य राज्यों में क्या स्थिति है। कि देखिए, लोगों की एक कोई सिस्टमेटिकल तरीके से काम नहीं किया गया है सरकार ने। सरकार ने कहा कि 18 से लेकर 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा और जिला मुख्यालय सहित कहीं तहसील मुख्यालय में एक आध सेंटर तय किए हैं सरकार ने। और होना ये चाहिए था कि उसको ब्लॉक लेवल पर कर देते, वैक्सीन पहुंच जाती तो ब्लॉक स्तर पर वैक्सीनेशन हो जाता या नए पंचायत स्तर पर हो जाता तो अच्छा रहता। उसको सेंट्रलाइज कर दिया है सरकार ने, उससे अफरा तफरी मच रही है। अब आदमी सोच रहा है कि जल्दी मेरा नंबर आ जाए, अच्छा है मैं जल्दी कर ले तो अच्छा रहेगा। उत्तराखंड में तो कई जगह पर मंत्रियों के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी। इवन हमारे सम्मानित विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम देखने या उन्हें तो ये तक कह दिया गया था कि वो बस फोटो खिंचवाने आए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर काफी बवाल हुआ। बिल्कुल इस तरह की घटनाएं हो रही है। इस तरह की घटनाएं साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं सरकारों की तरफ से कुछ कमी है। सरकार को उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए था, प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए था, उसके बाद तब वैक्सीनेशन करते तो अच्छा रहता। देखिए, वैक्सीन तो लगनी है, लोग लगा रहे हैं। जिससे पहले सरकार ने पहले चरण में 60 साल के लोगों को कहा, फिर 45 से ऊपर के लोगों को कहा, तब कहीं बहुत ज्यादा अफरा तफरी नहीं हुई है। और इस समय नौजवान उत्साहित भी है, वो अपने को सेफ भी रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है, तो उस वजह से भी कई जगह पर अफरा तफरी का माहौल हो जा रहा है। और लोगों को टाइमिंग ठीक नहीं दिया जा रहा। अगर 10 बजे वो वैक्सीनेशन का समय देते हैं तो 12 बजे स्टार्ट कर पाए। पूरी जो योजना होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं सुदृढ़ नहीं है, उसी वजह से ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। राहुल आनंद जी, वैक्सीन को लेकर मेरा आपसे भी सवाल रहेगा, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। को
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी, कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने वैक्सीन को लेकर एक उपाय सुझाया है। उनका ये कहना है कि जो अन्य कंपनियां हैं उन्हें फॉर्मूला दे दिया जाए ताकि वो भी वैक्सीन का ज्यादा उत्पादन कर सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाई जा सके। क्या कहना चाहेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल के फॉर्मूले पर विचार किया जाएगा? देखिए, केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के पहले ही कुछ कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वो समय समय पे वैक्सीन को लेकर राजनीति करते रहते हैं क्योंकि वो खुद भी अपने आप में असंतुष्ट रहते हैं, कभी ऑक्सीजन के ऊपर तो कभी किसी मुद्दे के ऊपर। अगर वैक्सीनेशन की बात कर ली जाए तो मैं आपको थोड़ी सी आंकड़े बताना चाहूंगा। मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूँ जहां पे गैर भाजपा शासित प्रदेश है। अगर आप पंजाब में देख लेंगी तो पंजाब में 23,462 लोगों को अब तक वैक्सीन लगा है। राजस्थान में 79,000 के आसपास है। तमिलनाडु में 27,890 है और आपको एमपी में 68,000 है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कौन राज्य कितना तत्परता के साथ वैक्सीन के लिए लगा हुआ है। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगी तो लगभग 1 लाख के आसपास का आंकड़ा पहुंचा है और महाराष्ट्र में 132 का आंकड़ा है। तो वैक्सीनेशन को लेकर तत्परता भी है। अब जो मथुरा जी ने एक बात कही है, मैं उसके साथ भी सहमत हूं कि जो प्रॉपर जो टाइम स्लॉट जो दिया जा रहा है उसमें कहीं कहीं कुछ खामियां आ रही हैं। तो वो टाइम स्लॉट तभी निर्धारित की जाए जब आपके पास वैक्सीन हो। बहुत लोगों को 9 बजे से भी बताया जा रहा है, मैं मीडिया में देख रहा था, तो वहां पे लोग नहीं पहुंचे हैं, कहीं सेंटर कम है। अगर अभी पूरे देश में 51,000 के आसपास वैक्सीनेशन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं सरकार के माध्यम से, तो इसमें युवा वर्ग भी संलिप्त है, उनके पास भी वो भी जागरूक हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है। अगर 18 से 44 के बीच में बात कर ली जाए तो लगभग 6,85,00,000 कुछ लोगों को लग चुका है वैक्सीन और 45 के ऊपर को 13,41,75,732 वैक्सीन लगे हैं। तो सरकार संसाधन के जिस प्रकार से संसाधन उपलब्ध है हमारे पास, उस प्रकार से वैक्सीन बनाई जा रही है और चरणबद्ध तरीके से हर राज्यों को दिया जा रहा है। और जो विदेश नीति के तहत जो वैक्सीन आ रहे हैं उनको भी मान्यता दे दी गई है। वो भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अपने देश में निभाने को वो भी तैयार हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो आपने एक महाराष्ट्र की बात की है कि नागपुर को लेकर कि जहां 3 ही तरह के सेंटर चलाए जा रहे हैं, तो वहां की सरकार को आबादी के अनुपात के अनुसार से वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की आवश्यकता है और सरकार ने बहुत ही सुगम व्यवस्था कर रखी है वैक्सीनेशन के लिए, जिसकी सराहना होनी चाहिए और वो स्वागत के पात्र। महाराष्ट्र के लोगों से जब बात की जाती है सर, या उनसे बाइट लेते हैं, तो वो कहते हैं कि हम कल भी आए थे दूसरी डोज के लिए, हम आज भी आए हैं, लगातार इसी तरीके से परेशानी हो रही है, 2-2 दिन हमें आना पड़ रहा है लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही, क्योंकि जो सेंटर उस समय चला रहे होते हैं, जो वहां पर बैठे होते हैं, वो ये कहकर उन्हें वापस भेज देते हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो व्यवस्था है, वैक्सीन लेने की जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन व्यवस्था है, वो कहीं छुपा नहीं है। जो लोग भी अपनी डोजों को बुक करते हैं, खास करके जो बुक करते हैं तो वो उपलब्धता के आधार पर ही बुक करते हैं। तो वो वहां की राज्य सरकार की कमी है जो उस चीज को उजागर नहीं कर पा रही है, या वैक्सीन उनके पास डिस्ट्रॉय हो रही है या वहां वैक्सीन बर्बाद हो रही है, तभी इस प्रकार की परिस्थिति आती है। इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी
रेखांकित किया था कि पूरे देश में 6% वैक्सीन वेस्ट हुए हैं, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो कहीं कोई मतभेद है, कहीं कोई असमंजस की स्थिति है, तो उस समय सरकार का दायित्व बनता है कि उस चीज को वो क्लियर करे। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी, अब आपका आखिर कमेंट चाहूंगी मैं सर तमाम मसलों पर, चाहे वो वैक्सीनेशन का मसला हो, कोरोना के कारण वर्तमान जो अभी हालात बने हुए हैं उनका मसला हो, या फिर ये अब जो नई चीज आई है जगह जगह से शव मिलने वाली, इनका मसला हो, सब पर आपका आखिरी कमेंट। नहीं, निश्चित रूप से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है देश की, क्योंकि संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सबसे पहली चुनौती आज भी हमारे सामने बरकरार है कि हमने संक्रमण को रोकना है, और दूसरा जो मृत्यु दर को कंट्रोल करना है, वो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। सरकार ने निश्चित रूप से बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वैक्सीनेशन भी चला है और अन्य काम भी हो रहे हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति भी हो रही है, ऑक्सीजन युक्त बेड भी अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार का जो मैनेजमेंट है उसमें कहीं कहीं कमी है। ऑक्सीजन और जो वैक्सीन के वितरण में भी कहीं कहीं कोई कोई कमी है। ये जो जैसा आपने अभी कहा कि भाई आदमी 2-2 दिन जा रहा है, मैं खुद अपना उदाहरण देता हूँ कि मुझको पहले दिन फोन करना पड़ा कि मैं आ जाऊं, उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे यहाँ वैक्सीन खत्म होगी, आप कल आ जाइए। फिर मैंने सुबह 10 बजे फोन किया तो उन्होंने कहा साहब आप अभी हमारे पास नहीं पहुंचे, हम इंतजार कर रहे हैं। मेरा नंबर 2 बजे के लगभग आया, जबकि मैं पहला व्यक्ति था, मैं उस दिन की डोज लगाने वाला। तो ये अब है, माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं समझता हूँ इसमें कंट्रोल करेगी सरकार, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, तब जाके कुछ हो पाएगा। इस समय जो घटनाएं पूरे देश में हैं, मैं उसमें सारे लोगों को मिलकर उसका मुकाबला करना है। जब तक कोरोना कोई नहीं व्यक्तिगत लड़ेंगे, किसी का नहीं है, सरकारों का नहीं है, हम सबको मिलकर उसके आपकी खिलाफ। बात एकदम सही है सर, मिलकर ही लड़ना होगा, तभी ये जंग जीती जा सकती है। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਤਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ जिस स्थान के ऊपर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर 2 साल तो उपर गुरु जी इत्थे रहे ने गुरु साहिब जी ने समूह संगतां नूं परमात्मा दे नाल जोड़ना कीता, भजन बंदगी इस जगह ते कीती। सो गुरु तेग बहादुर जी दे पावन चरनां दीयां खड़ावां जो मेन गुरुद्वारा है गुरुद्वारा नानक शाही नीर खेत रोड शाहबाग ढाका विखे पईयां ने। सो गुरु साहिब जी की हथ लिखत बीड़ जिसनों सुनहरी बीड़ भी कहा जाता है, वह भी गुरुद्वारा नानक शाही विखे सुशोभित है। संगतां नूं बेनती है कि इन्हां पवित्र स्थानां दी आके यात्रा करो अते अपना जीवन सफला करो। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जी हां, यानी कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसका सभी को इंतजार है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अब थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि कांग्रेस में आंतरिक चुनाव फिर से टल चुका है। एक और जहां पार्टी के अधिकांश नेता राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान सौंपने की वकालत करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं एक धड़ा G23 ऐसा भी है जिसकी सहमति इस पर नहीं है और वो इससे अलग मत रखता है।
इन चीजों के इतर सोनिया गांधी, जो कभी राहुल गांधी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने के लिए उत्सुक नजर आ रही थी, उन्हें मजबूरन अपने हाथों में फिर से पार्टी की कमान लेने की जरूरत पड़ गई। यहाँ चर्चा करें कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य अब ऐसे में उनका साथ भी नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस 3 अलग अलग खेमों में नजर आने लगी है। पहला सोनिया गांधी के पक्ष में नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरा राहुल गांधी के पक्ष में अपने विचार रखता है। वहीं तीसरा इन दोनों से अलग विचारधारा का नजर आता है, जो स्वतंत्र खेमा है। ऐसे खेमे को G23 ग्रुप की संख्या दी गई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर चर्चा अभी भी बरकरार है। 3 खेमों में कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक खेमा चाहता है कि सोनिया गांधी ही अध्यक्ष पद पर बनी रहे, तो वहीं दूसरा जो खेमा है वो राहुल गांधी के पक्ष में नजर आ रहा है। वहीं तीसरा खेमा, जिसे G23 ग्रुप की संज्ञा दी गई है, वो इससे अतर अपनी विचारधारा रखता है और उनका मानना है कि दोनों से अलग किसी और को पार्टी का अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि लगातार पार्टी पर पारिवारिक संबंधों को लेकर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इन आरोपों से छुटकारा पाने के लिए G23 ग्रुप के नेता चाहते हैं कि किसी और को भी मौका दिया जाना चाहिए। तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसका अभी सभी को इंतजार है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए आरबी उपाध्याय जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार सह राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस समय हमारे साथ लाइव पर जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सवाल सीधा सा है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि इस समय कांग्रेस 3 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। कोई चाहता है कि सोनिया गांधी ही बनी रहे, तो कोई राहुल गांधी को कमान सौंपना चाहता है। तो G23 जो ग्रुप है वो अलग ही चल रहा है, उनकी अलग ही विचारधारा है। तो अभी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। सर, आपको क्या लग रहा है कि भविष्य में कमान किसे सौंपी जा सकती है? देखिए पल्लवी, जिस तरीके से खींचतान चल रही है जी, ये कोई नया नहीं है। इससे पहले भी ये मांग उठती रही, और आज जिस हालत में कांग्रेस पार्टी है, तो वहां ये जरूरी है कि जो भी अध्यक्ष बने सशक्त हो, जनता के बीच में स्वीकार्य हो और जमीन पर संगठन को मजबूत कर। ये बात अलग है कि भी परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है, और एक ही परिवार से ज्यादातर एक वफादारी लोगों की वो रही है, और ज्यादा से ज्यादा होड़ लगी रहती है कि कौन कितना वफादार उस एक परिवार का बना रहे और उसकी कृपा उसके ऊपर बनी रहे। और वही आप देखते हैं कि वो सत्ता में पदासीन भी होता है कहीं ना कहीं। उसी का परिणाम है, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो जनता से दूर होती चली जाती है। ये बात अलग है कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य वहां से हट जाता है, किसी और को बना दिया जाता है, तो सभी लोगों को स्वीकार्य नहीं होगा, और उसका एक डर और है कि पार्टी कहीं बिखर जाएगी। बिल्कुल। आज जो परिवार के प्रति एक लोगों की जो एक कहते हैं ना, अपनी एक उनकी एक आस्था होती है, वो अगर टूटेगी तो दूसरे को सह स्वीकार नहीं करेंगे। तो वहां उम्मीद यही की जाती है कि कोई भी दूसरा अध्यक्ष होगा, सक्सेसफुली काम वही कर पाएगा जो परिवार के साथ जुड़ा होगा, या परिवार का बर्दस्त इसके ऊपर होगा। आम कार्यकर्ता है, उस तक ये मैसेज जाएगा कि पार्टी आला कमान का पूरा समर्थन अमुक व्यक्ति के साथ है। आरबी उपाध्याय जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नामों पर चर्चा होती है। बात अगर प्रियंका गांधी की कर लें, तो क्या आप उन्हें अभी इतना काबिल मान रहे हैं कि वो एक अध्यक्ष का पद संभाल ले और पार्टी को आगे लेकर चले जाएं? अभी पार्टी बहुत बुरी स्थिति में है, या यूं कहें कि दुर्गति हो गई है। पल्लवी, बिल्कुल ठीक कहा। इस कंडीशन में जब इतनी दुर्गति हो चुकी है और हाशिए पर चलती जाती पहुंचती रही है पार्टी, तो वहां सशक्त अध्यक्ष होना जरूरी है। और प्रियंका भी एक विकल्प हो सकती है, क्यों? प्रियंका की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल अलग है, और लोग उसमें कहीं ना कहीं एक इंदिरा की छवि देखते हैं जी। तो स्वीकार्यता कहीं ना कहीं बनी हुई है। अब देखिए, पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किस तरीके से किसको तय करेंगे। ये बात अलग है कि वहां चुनाव होता है। राहुल गांधी ने पहल की थी कि भी लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाए, तो आप देखेंगे बूथ लेवल से इलेक्शन होता है, और उसके बाद फिर वो वोटिंग होती है, और लास्ट में फिर कोई भी व्यक्ति ये हिम्मत नहीं जुटा पाता कि भी अध्यक्ष पद के लिए वो दावेदारी या नॉमिनेशन फाइल कर सके। उस कंडीशन में तो कहीं ना कहीं देखिए निकालना होगा पार्टी को इस सिनेरियो से।
और ये मैं समझता हूँ कि सोनिया गांधी का बहुत बड़ा दायित्व है। वो बुजुर्ग हैं और सबको स्वीकार हैं, और जिस तरीके से नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया और उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ी, तो उनको ये फैसला लेना होगा कि भी पार्टी में परिवार से इतर भी जो प्रतिभा संपन्न लोग हैं उनको चांस दिया जाए। आप देखेंगे बहुत सारी प्रतिभाएं इसीलिए चली गई। मुझे कोई गुरेज नहीं होता, आसाम का आज मुख्यमंत्री है तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने गलती की। जी। भी रेड्डी का भी आप देखेंगे कि जगन रेड्डी को एक्सेप्ट करने में कांग्रेस ने गलती की। आप देखेंगे ममता बनर्जी हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाया और ये उनको संभाल के नहीं रख पाए, तो आज वो बंगाल में मुख्यमंत्री हैं। यानी ऐसे जुझारू नेता कांग्रेस के पास थे जो कांग्रेस ने खो दिए, और उस पर कोई चिंतन नहीं हुआ कि वो नेता क्यों खो दिए गए। अगर वो पार्टी में होते तो पार्टी की आज कुछ हालात अलग होती। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर गौर करके शीघ्र फैसला लेने की जरूरत है, जिससे कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। तो लेकिन शीघ्र मैं नहीं, जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा तब तक पार्टी अपनी इस स्थिति को सुधार नहीं पाएगी। ये बात आपकी एकदम सही है। उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, मराठा समाज को आरक्षण मिलने की पैरवी की गई है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की तरफ से। अठावले ने पीएम मोदी को इसके लिए एक पत्र भी लिखा है, ये जानकारी मिल रही है। अठावले 2 दिन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। मराठा आरक्षण को लेकर पैरवी कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। मराठा समाज के आरक्षण को लेकर इस समय काफी बवाल मचा हुआ है, सूबे की सियासत भी गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से ही चर्चा का विषय इस समय ये बन गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है, और जानकारी मिल रही है कि अगले 2 दिन में वे राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, एएनबी न्यूज इस समय ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये बड़ा बयान दिया है रामदास अठावले ने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एएनबी न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना,
2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। खबर चाहे सियासत की हो या